नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर। तो मैं मनमोहन गुप्ता आपके लिए लाया हूं अभी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर स्ट्रक्चर का जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का जो यूनिट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल एनालिसिस के उसके टूल्स के बारे में दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है हमारा वो रहेगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस के रिमेनिंग जो टूल्स बचे हुए हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने कवर नहीं किए थे, उन टूल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है उसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं आपके किसी भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से पहले। तो जैसा कि आपको ज्ञात है दोस्तों, स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमने आपसे डिस्कस किया था कि बेसिकली स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम स्ट्रक्चर एनालिसिस कहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रक्चर एनालिसिस के टूल्स के बारे में कि इसके जो स्ट्रक्चर एनालिसिस के 7 टूल्स होते हैं। जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर एनालिसिस एक एनालिसिस करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन 7 टूल्स की हम हेल्प लेते हैं जिसके थ्रू हम उसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला था उसमें डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली क्या बताता है। जैसा नाम है कि डेटा का फ्लो, तो बेसिकली ये बताता है कि दो अलग अलग कंपोनेंट्स या दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में कैसे डेटा का फ्लो होगा, एक जगह से दूसरी जगह डेटा का फ्लो कैसे होगा, उसको ग्राफिकल रूप में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आपका कहलाता है डीएफडी। तो डीएफडी का मतलब होता है डेटा का फ्लो किस तरीके से होगा कंप्लीट सिस्टम के अंदर, कैसे डेटा प्रोसेस करेगा, कैसे इनपुट दिया जाएगा, कैसे उसको प्रोसेस करेगा और कैसे आपके पास आउटपुट मिलेगा। इन सब के बारे में डीएफडी में डिस्कस हमने किया था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स ऑफ डीएफडी क्या होते हैं, कि यदि ग्राफिकल वे में हम रिप्रेजेंट करें आपके डेटा फ्लो डायग्राम को तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें हमने देखा था रेक्टेंगल, सर्कल, एरो और डबल लाइंस, ये यूज किए जाते हैं बेसिकली एज ए एलिमेंट ऑफ डीएफडी। उसके बाद में टाइप्स ऑफ डीएफडी देखा कि फिजिकल और लॉजिकल दो तरीके से आपका डीएफडी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल जो होता है वो इम्प्लीमेंट डिपेंडेंट होता है और लॉजिकल इन इम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होता है। वो लॉजिकल आपको क्या बताता है, ओनली डेटा का फ्लो बताएगा कि किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है, और फिजिकल आपको बताता है डेटा की फंक्शनलिटी कि कैसे डेटा वर्क कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है आपका सिस्टम का, वो फिजिकल डीएफडी के थ्रू डिसाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट जो एनालिसिस टूल का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दोस्तों वो है आपका डेटा डिक्शनरी। वो क्या है, डेटा डिक्शनरी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज का जो मेन कंपोनेंट है हमारा इस वीडियो का सेकंड जो टूल है वो है डेटा डिक्शनरी। कि डेटा डिक्शनरी होता क्या है। तो दोस्तों डेटा डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली डेटा डिक्शनरी रिप्रेजेंट करती है आपका डेटाबेस के, किसको रिप्रेजेंट करता है, डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। कि किसी भी सिस्टम को जब डेवलप किया जा रहा है तो उसके डेवलप करने पे जो डेटाबेस हम डेवलप कर रहे हैं, यदि किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप बना रहे हैं हम, तो उसका जो डेटाबेस होगा वो किस तरीके से डेवलप होगा, उस डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स होगी या किस तरीके से उस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा, ये सब हमें किसी से पता चलता है, इस सेकंड टूल से, डेटा डिक्शनरी टूल से हम ये सब एनालिसिस किया जाता है। तो बेसिकली जो डेटा डिक्शनरी है वो एक तरीके से डेटा को स्टोर करने का तरीका बताती है। आपके किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो मेन पर्पज है कि वो कुछ न कुछ डेटा को स्टोर करेगा, तो वो कैसे डेटा को स्टोर करेगा, किस स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डेटा डिक्शनरी के अंदर। तो बेसिकली डेटा डिक्शनरी एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है डेटा को स्टोर करने का। क्या होता है, डेटा को किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाए उसका एक स्ट्रक्चर्ड वे हमें डेटा डिक्शनरी के थ्रू पता चलता है। डेटा डिक्शनरी को आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली हमें क्या बताती है, मेटा डेटा के बारे में बताती है। किसी भी डेटा के क्या बताती है, मेटा डेटा के बारे में। अब आप पूछेंगे कि दोस्तों मेटा डेटा क्या होता है। अब मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा ऑफ डेटा। यदि आपने डीबीएमएस में हमने जो डिस्कस किया था कि मेटा डेटा क्या होता है, डेटा ऑफ डेटा, तो किस तरीके से उस पर्टिकुलर टेबल्स के बारे में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये हमें बताता है डेटा डिक्शनरी। कि हम जब कोई भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर हमें कितने डेटाबेस क्रिएट करने होंगे, उन डेटाबेसेस में टेबल्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, फील्ड्स होंगे, क्या डेटा टाइप्स होंगे, उनके फील्ड्स के क्या डेटा टाइप्स होंगे, ये सब किसके थ्रू डिसाइड किया जाता है, डेटा डिक्शनरी के थ्रू डिसाइड किया जाता है। डेटा डिक्शनरी आपका जो स्टोर करती है, जो भी डीएफडी के अंदर जो डेटा फ्लो डायग्राम में हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, उनका सभी का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका डेटा डिक्शनरी क्या करती है, स्टोर करती है। साथ ही साथ ये आपके डेटा फ्लो को, डेटा को किस तरीके से स्टोर होगा, उस डेटा का प्रोसेस कैसा होगा, किस तरीके से हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, इन सब के बारे में डेटा डिक्शनरी
में एनालिसिस किया जाता है। डेटा डिक्शनरी का जो सबसे सिंपलेस्ट और शब्दों में मैं कहूं तो डेटा डिक्शनरी एक ऐसी टूल है जो आपके सिस्टम के डेटाबेस को एक्सप्लेन करती है। आप जो सिस्टम डेवलप कर रहे हो, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, उसके डेटाबेस को एक्सप्लेन करने का तरीका जो क्या है वो है डेटा डिक्शनरी। किस तरीके से उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जा रहा है, क्या उसका स्ट्रक्चर्ड होगा और कितनी टेबल्स उसमें यूज होगी, उनका डेटा टाइप क्या होगा, कैसे हम डेटा को प्रोसेस करेंगे, किस वे में डेटा को स्टोर करेंगे, ये सब हमें डेटा डिक्शनरी के थ्रू डिसाइड करते हैं। डेटा डिक्शनरी जो टूल है वो ये सब डिसाइड करती है। तो सबसे सिंपल से आप कह सकते हो कि जो डेटा स्ट्रक्चर एनालिसिस में है, जो डेटा डिक्शनरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसी के थ्रू आप जो भी बैकएंड में जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो, सिस्टम का जो भी डेटा कहीं कहीं आप स्टोर कर रहे हो, किसी भी डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, आपके इस डेटा डिक्शनरी के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है दोस्तों, डेटा डिक्शनरी के थ्रू हो रहा है। तो डेटा डिक्शनरी बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर्ड बताती है आपके डेटा को कि किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये डीएफडी जो डेटा फ्लो डायग्राम है उसके एलिमेंट्स के बारे में डिटेल्स देती है हमें। डेटा का फ्लो कैसे होगा, डेटा को कैसे स्टोर किया जाएगा, उसका प्रोसेस कैसे करेंगे हम, ये सब हमें डेटा डिक्शनरी के थ्रू पता चलता है। तो ये एक ऐसा टूल है जो कंप्लीट डेटा के बारे में आपको क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। डेटा डिक्शनरी हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है दोस्तों वो होता है डिसीजन ट्री। नेक्स्ट टूल कौन सा है, स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो नेक्स्ट टूल है वो है डिसीजन ट्री। जैसा नाम है वैसा इसका काम है, डिसीजन ट्री। अब डिसीजन डिसीजन का मतलब किसी बहुत सारे कंपोनेंट्स में से एक डिसीजन लेना। और ट्री, तो ट्री क्या होता है, बेसिकली ट्री के बारे में हम सोचे तो ट्री क्या होती है, एक रूट होती है, उसके बहुत सारी ब्रांचेज होती है। तो सेम यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट होगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप कौन से ऑप्शंस को चूज करोगे, दैट इज डिसीजन ट्री। कि जब हम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोग्राम की, तो उस पर डिसीजन ट्री का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो डिसीजन ट्री क्या बताता है, बेसिकली किसी भी जो सिस्टम है उसके अंदर यदि हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं तो ब्रांचेज की, जैसे कि क्या होगा कि आपके साथ में बहुत सारे ऑप्शंस है, किसको आप चूज करोगे, कौन से कंपोनेंट में आप जाओगे, वो डिसाइड होता है डिसीजन ट्री के थ्रू। तो ये एक तरीके से इस तरीके का अल्टरनेटिव डायग्राम है जिसके थ्रू डिसीजन ट्री को भी आप कह सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव डायग्राम है जो कि किस लिए वर्क करता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के लिए। तो डिसीजन ट्री एक तरीके का मेथड है किसको डिफाइन करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, किसी भी प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करता है। और जो प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स है उनको ये क्या करता है, अवॉइड करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं डिसीजन ट्री को, कि लेट सपोज कि आपके पास की कुछ कंडीशंस है। आप डिसीजन ट्री से हम जब सिस्टम डेवलप करते हैं तो वहां पे कंडीशंस के बारे में सोची जाती है कि यदि इस तरीके की कंडीशन आएगी तो आप कैसे वर्क करोगे। तो डिसीजन ट्री एनालिसिस करती है कि जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि यहाँ पे मैंने एक कोई भी, जैसे आप बात करें, हम एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो वहां पे हमने एक एनालिसिस किया कि रिजल्ट के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट के बारे में हम या फीस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे एनालिसिस किया जाएगा कि यदि एक कंपोनेंट है रिजल्ट का, अब इस रिजल्ट के अंदर क्या होगा, आपको अलग अलग डिसीजन बनाने होंगे, अलग अलग ट्रीज बनानी पड़ेगी। तो रिजल्ट एक बिल्कुल एक ट्री हो गया, बट इसको क्या डिवाइड किया हमने, अलग अलग पार्ट्स में, सब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। बेसिकली जो डिसीजन ट्री है उसके अंदर क्या होगा कि आप अलग अलग इसको क्या करोगे, सब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वह टास्क परफॉर्म करोगे। तो ये मैंने यहाँ पे ये अलग अलग इस रिजल्ट को डिवाइड कर दिया। क्या रिजल्ट रहा कि यहाँ पे जो मार्क्स है उसकी कंडीशंस मैं यहाँ पे दूंगा कि मार्क्स की कंडीशन मेरे पास यहाँ पे होगी, एक कंडीशंस होगी यहाँ पे कि मार्क्स की कंडीशन है मेरे पास, यदि जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स 40% से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, पास होएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशंस है, आपने पास और फेल की कंडीशन दे दी और इन पास और फेल की कंडीशन को भी आपने आगे सब डिवाइड कर दिया। तो ये डिसीजन किस तरीके से होगा, डिसीजन ये कि यहाँ पे जो आप इनपुट दोगे उसके थ्रू ये क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा टास्क है वो एग्जीक्यूट होगा। तो डिसीजन ट्री क्या करता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करता है।
क्या करता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स में एक वन कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करता है, साथ ही साथ ये डिस्क्राइब करता है या फिर जो भी आपकी कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम्स है उनको ये क्या करता है, अवॉइड करता है। यहाँ पे ये शो करेगा कि किस तरीके से अल्टरनेटिव एक्शंस और कंडीशंस आपको वर्क करनी है। आपके सामने कई सारे अल्टरनेटिव एक्शंस होंगे जिसपे आपको वर्कआउट करना हो, तो यहाँ पे जो कंडीशंस है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप उस तरीके से इस पे वर्क कर सकते हो। स्क्वायर नोड इंडिकेट करती है आपके एक्शंस को, जैसे हमने यहाँ पे एक स्क्वायर नोड डिसाइड किया, ये आपको स्क्वायर नोड डिसाइड दिखाई दे रही है कि एक रिजल्ट है, ये बेसिकली क्या है, एक्शन होगा, रिजल्ट एक एक्शन होगा। और इस एक्शंस पे क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इस एक्शंस पे कौन कौन सी डिसीजन परफॉर्म करना है, डिसीजन जैसे 1 परफॉर्म करना है, डिसीजन 2 परफॉर्म करना है, या डिसीजन 3 परफॉर्म करना है, D1 आपका D2 या D3। तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सर्कल से। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, सर्कल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है डिसीजन ट्री का। डिसीजन ट्री क्या होता है कि एक तरीके का आपकी जो कंपोनेंट्स है, जहां आप एक लॉजिकल वे में बहुत सारे डिसीजन ले रहे हो, उसको हम एक ग्राफिकल फॉर्म में डिसीजन ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्री के बेसिस में इसलिए बोला गया कि ट्री में क्या होता है, एक रूट होती है और बहुत सारी ब्रांचेज होती है। तो सेम यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि आप एक रूट में से मल्टीपल में से आपको किसी को एक को सेलेक्ट करना होगा। तो ये एनालिसिस किया जाता है आपका डिसीजन ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारा डिसीजन टेबल, नेक्स्ट एनालिसिस टूल है डिसीजन टेबल। दोस्तों डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर जो डेटा को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। डिसीजन टेबल में क्या होगा, अभी तक हम जो डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो ग्राफिकल और डिसीजन वे में रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हम जो डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे वो किस में रिप्रेजेंट करेंगे, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किस में रिप्रेजेंट करेंगे, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिसीजन टेबल क्या करेगी, आपके डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का काम करेगी। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो डेटा है उसको हम एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट नहीं करके उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टेबल की फॉर्म में, जैसा हम डेटाबेस के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज कि यहाँ पे आपने क्या लिखा, अलग अलग से वही डिसीजन जो है कि यदि परसेंटेज, यदि मैं लिखना चाहूँ इसको कि परसेंटेज यदि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स यदि ग्रेटर देन है 60 से 40 से, उसके बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपका मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, ग्रेटर देन 50 है, क्या वो डिवीजन होगा उसका, क्या कितने पास होगा या फेल होगा, वो सारा डेटा हम किसके रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिसीजन टेबल बेसिकली जो यूज की जा रही है, डेटा को जो पर्टिकुलर डिसीजन लेना वो टेबुलर्स की फॉर्म्स में डेटा होगा और उसको कॉन्सेप्ट तरीके से आपको डिसीजन लेना होगा। तो ये एक तरीके का मेथड है जो कि क्या करता है, आपका रिलेशनशिप को, लॉजिकल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है इन सिंपल मैनर और इजी टू अंडरस्टैंड मैनर। आप कह सकते हो कि क्योंकि जब टेबल्स की फॉर्म में आप डेटा को रखोगे तो ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन उसके टेबल के अंदर एक्सप्लेन होते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन टेबल में लिखे जाते हैं। तो ये एक यूजफुल सिचुएशन है जहां पे जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है आपके बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर, इंडिपेंडेंट कंडीशंस के ऊपर ये वर्क करता है, जो डिपेंड करेगा आपका अकरेंस ऑफ वन और सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशन की, बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर ये रिजल्ट्स डिपेंड करेगा। इट इज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग रो और कॉलम फॉर डिफाइंड प्रॉब्लम एंड एक्शन। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक तरीके की टेबल है जिसके अंदर रो और कॉलम्स की फॉर्म में हम किसको डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। रो और कॉलम में किसको डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम में डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से इस पे एक्शन लिया जाएगा। जो डेटा है वो हमारे टेबुलर फॉर्म में स्टोर है, रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर है। उस रो और कॉलम को कंसिडर करते हुए हमें क्या लेना होगा, एक्शन लेना होगा। तो डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल में दोस्तों कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंपल सा डिफरेंस ये है कि आप देखेंगे कि वहां पे जो डिसीजन लिया जा रहा है वो एक ट्री के बेसिस पे लिया जा रहा है, जिसको हम स्क्वायर और सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा कि डेटा को हम ट्री के फॉर्म में स्टोर नहीं करके हम डेटा को एक टेबल की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं और उसके थ्रू हम उसका डिसीजन ले रहे हैं। कि जैसे हम टेबल्स में स्टोर किया डेटा, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने टेबल्स में फॉर्म में स्टोर कर दिया। यहाँ पे आप क्या करोगे, यदि इस कंडीशन के अंदर यदि मेरे को एक कंडीशन लगानी है और यहाँ पे मैं उसका रिजल्ट देना चाहता हूँ कि पास है होगा या फेल होगा कोई भी स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यदि जो मार्क्स आ रहे हैं उसके यहाँ पे मार्क्स को हम स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन क्या होगी
इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसको हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं कि यदि मार्क्स 60 से अबव है तो वो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे पास, वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पास हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मार्क्स 50 से अबव है, मार्क्स 40 से बिलो है, जो भी होगा वो सारा का सारा रिजल्ट आपकी टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री दोनों एनालिसिस किए जाते हैं जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उसको हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में डेटा को या जो एनालिसिस है उसको हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश बेसिकली एक तरीके का जो टूल है उसको जैसे नाम है कि एक बेसिकली ये क्या करता है, जो स्ट्रक्चर्ड है उसको एक तरीके से ड्राइव करता है फ्रॉम द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि आपको किस तरीके से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस सिस्टम को डेवलप करना है। तो क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, इंग्लिश का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर लैंग्वेज ड्राइव फ्रॉम द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कहां से ड्राइव होती है, स्ट्रक्चर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमें क्या करता है, गिव्स मोर अंडरस्टैंडेबल एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस, जो कि हमें क्या देता है, एक किस तरीके से प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं प्रोसेस को, उसका प्रिसाइज क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वो स्ट्रक्चर इंग्लिश के थ्रू दिया जाता है। तो ये बेसिकली एक लॉजिक है और यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के अंदर कि किस तरीके से जो भी आपके ऑपरेशंस है उनका एक्शंस परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे एक बेस्ट सीक्वेंस है आपके रिप्रेजेंट है प्रोग्राम को कंसिडर करने का कि प्रोग्राम कौन कौन से एक्शंस या डिसीजन परफॉर्म करने हैं, उन सबको यदि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक बेसिकली सिंपल सी लैंग्वेज में आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो होगी आपकी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये बताएगा आपको कि कब आपको सीक्वेंस यूज करना है, लूपिंग कब यूज करनी है। जैसे कि हम एल्गोरिथम में यूज करते हैं कि एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम बेसिकली एक तरीके से सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपके जो टास्क को डिफाइन करती है। तो सेम स्ट्रक्चर लैंग्वेज आप कह सकते हो एक तरीके की उस प्रोग्रामिंग की क्या है, स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की तरह ही ये भी एक स्ट्रक्चर्ड जो इंग्लिश है वो एज ए एल्गोरिथम की तरह ट्रीट करती है, जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, या आप कह सकते हो कि ये एक सिंपल इंग्लिश में लिखा गया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जहां पे हम सारे लॉजिक्स को सीक्वेंसली क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही साथ जो डिसीजन स्ट्रक्चर है, सीक्वेंशियल डिसीजन स्ट्रक्चर्स है, उनके बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर इंग्लिश के थ्रू। तो स्ट्रक्चर इंग्लिश एक सबसे लास्ट एनालिसिस टूल है जो बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, आपको प्रोग्रामिंग की जो सिस्टम है उसको वर्किंग को अंडरस्टूड कराने के लिए लिखा जाता है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट टूल हमारा वो पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड क्या होता है कि ये किसी भी डज नॉट कम फ्रॉम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस लॉजिक इन प्लेन इंग्लिश। ये बिल्कुल सिंपल सा आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। ये फिजिकल विदाउट एक्चुअल कोडिंग ड्यूरिंग द आफ्टर द फिजिकल डिजाइन, कि ये स्पेसिफाई करता है फिजिकल प्रोग्रामिंग आपकी कैसे प्रोग्रामिंग वर्क करेगी विदाउट कोडिंग ड्यूरिंग द आफ्टर फिजिकल डिजाइन। तो फिजिकल डिजाइन के बाद में ये बेसिकली क्या कर रही है, आपका जो आपकी कोडिंग हो रही है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है सिंपल से प्लेन टेक्स्ट के अंदर। तो बेसिकली जो मेन टूल्स है आपके जो मेन टूल्स है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के, वो डीएफडी है, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, देन उसके बाद में आपका जो थर्ड डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश एंड पोस्ट कोड। ये फिजिकल डिजाइन है जो कि बताती है कि कंजक्शन करती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और आपके कम्युनिकेशन। जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है उसको किस तरीके से फिजिकल तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें ये हेल्प करती है। ये फ्लो चार्ट को रिप्लेस करती है, जो जैसे कि हमने बात किया स्ट्रक्चर इंग्लिश किसकी तरह ट्रीट करती है, एज ए एल्गोरिथम। तो पोस्ट कोड एज ए फ्लो चार्ट की तरह ट्रीट करता है आपके सिस्टम डेवलपिंग में, सिस्टम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में। तो दोस्तों ये 6 टूल्स बेसिकली यूज किए जाते हैं आपके स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है, उसके टूल्स कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। हमने सिस्टम एनालिसिस के जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है उसके टूल्स और उसके बारे में डिस्कस कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।